बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, रोज़ाना हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और अच्छे सोबर किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, मज़ा भी होता है और साथ चाय भी होती है। इसी के साथ अगर मैं आज के प्रोग्राम की बात करूं तो आज का प्रोग्राम मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो मेरे उस्ताद भी हैं, बहुत नफीस शख्सियत हैं। तो उनका थोड़ा सा मैं तारुफ करवाती चलूँ कि जब पैदाइश हुई तो उसके 2.5 साल बाद आप एक मौजी मर्ज़ में मुब्तला हो गए। पोलियो का मर्ज़ हुआ, माँ बाप ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन माजूरी ज़िंदगी भर का साथ बन गई। तालीम हासिल की और बीमारी के बावजूद PhD करके ये साबित किया कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर अपने हिस्से की शमा ही जलाते जाते। और अमली ज़िंदगी की बात करें तो उनका ख्वाब सहाफ़त या फिर शोबा तदरीस में काम करने का था और आगाज़ तदरीस से किया। फिर कारज़ार सहाफ़त में आ गए और 38 साल नवाए वक्त इस्लामाबाद से वाबस्ता रहे। साथ साथ दर्स तदरीस के भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। आपने 1985 में एक किताब लिखी, रोज़न रोज़न दस्तक पर, जो शाया हुई और बहुत ही खूबसूरत किताब थी। आपने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाकर ये साबित किया कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और माशाल्लाह से इकबाल अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। और अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, हम वेलकम करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर जाहिद हसन चुगताई को टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह का फजल है। सर पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया, हमारे लिए टाइम निकाला, तो आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। जस्टिस टीवी टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा के जो प्रोग्राम है, तमाम लोग हम लोग आपको बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जस्टिस टीवी का भी, आपका भी। आप मेरी शागिर्दा हैं, तो मैं सच्ची बात यह है कि बहुत कम तकरीबात में भी जाता हूँ और मैं इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें भी मैं बहुत कम जाता हूँ। तो लेकिन मैं आपकी जो मेरे साथ एक ताल्लुक़ है उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, और ये काम चलता रहे। आमीन, जी आमीन। सर सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को, ख़ासकर मुझे ये बताइए कि आपकी जो अमली ज़िंदगी थी, आपने आगाज़ लिया, कभी माजूरी आपके उसके आड़े नहीं आई? देखिए, ये ज़िंदगी जो है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत की गई है और ये बुनियादी तौर पर बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, वी क्रिएटेड द मैन इन ए बेस्ट स्ट्रक्चर। तो जब उसने बेहतरीन साख्त में इंसान को पैदा किया तो उसको बड़ी सलाहियतें उसने दी हैं, और बहुत सारी सलाहियतें ऐसी हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो मख्फी हैं। तो जब इस किस्म का स्पेशल पर्सन कोई आता है सामने, तो आप ये ना समझिए कि उसको कोई खामी फितरत की तरफ से मिली हुई है, उसको बहुत सारी खूबियाँ मिली होती हैं। मैं 2.5 साल का था तो मुझे ये पोलियो के ये मर्ज़ ने आ घिरा, और मैं उस ज़माने में आपको पता है कि ये होता नहीं था, ये कतरे वगैरह नहीं वो पिलाए जाते थे बच्चों को, तो ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पिलाए गए, या होते होंगे तो फिर वो मेरे वालिदैन की दस्तरस में नहीं होंगे। तो बहरहाल जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो मैंने कभी इसको बादर नहीं किया और मैंने बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूलिंग की। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में गया, फिर यूनिवर्सिटी में गया, फिर मैं अमली ज़िंदगी में भी उनसे ज़्यादा मुतहर्रिक होकर मैं वो सब कुछ किया, और ये सिर्फ़ अल्लाह का करम है जी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें मेरी कोई अपनी बहुत बड़ी काविशें हैं, ये अल्लाह ताला ही दिल में जज्बा डालता है कि इंसान जो है ना वो आगे की तरफ बढ़े। सर ये होता है बाज़-औक़ात कि हम लोग बिल्कुल सही होने के बावजूद हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद हार जाते हैं कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। आप स्पेशल पर्सन होने के बावजूद ज़िंदगी में इतनी कामयाबियाँ कैसे समेटी? इसमें 2 सवाल छुपे हुए हैं। एक तो ये है कि हिम्मत का हार जाना
किसी भी स्पेशल पर्सन के लिए वो उसकी अपनी तरफ से नहीं होता। वो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आकर वो उसको ये बावर करवाते हैं कि ये तुम्हें ये माजूरी है तो इसकी वजह से। अब देखिए ना, मैं बचपन से एक चीज़ जो है वो भुगतता चला आ रहा हूँ, और वो ये है जी कि बहुत सारे लोग जो है ना आमियाना तरीके से मेरे साथ हमदर्दी जितलाते हैं, बल्कि अब तो नहीं लेकिन इससे पहले कि जब भी मैं उनके सामने जाता था तो वो जो है ना वो अफसोस का इजहार करते थे मुझे मुखातिब किए बगैर। हाँ जी, मसलन ये कि किसी ने देखा तो उसने कहा हाँ जी वो बहुत खूबसूरत लड़का है, लेकिन देखें ये माजूर है, तो वो मैं आगे निकल आता था, मैंने कभी उसको बादर नहीं किया। और फिर ये कि वो ये मुझे इसका एहसास एक मौके पर बहुत शदीद हुआ जब ये मेरी यही पोलियो वाली टांग जो है वो टूट गई और मैं हॉस्पिटल में था, तो बहुत सारे मेरे अजीज़ रिश्तेदार और ज़ाहिर है वो लोग जो आते हैं ना तीमारदारी के लिए, वो इस मकसद के लिए भी आते हैं कि आपकी ढारस बंधाएं, लेकिन उनको ये तरीका नहीं आता। और बहुत सारे लोग उसमें वो टांग पकड़ के कहते थे ये कहाँ से टूटी है जी और फिर ये क्या हुआ है जी। और फिर वो डॉक्टर ने मुझे वो ठोस ग़िज़ा खाने से मना किया, तो एक दर्जी जिसे मैं वो कपड़े सिलवाता था वो आ गया और वो मेरे लिए समोसे ले आया। तो मेरी वालदा ने बहुत शोर मचाया, उन्होंने कहा ये समोसे आपने नहीं खाने। मैंने कहा ये मोहब्बत से लाया, मैं खा लूँगा। तो मैं खा गया जी वो समोसे, एक दो बल्कि एक नहीं दो खा गया। तो इस तरह के वो करते हैं। हमारी तीमारदारियाँ भी अजीब किस्म की होती है ना कि वो एक शख्स बीमार हुआ तो वो उसके बहुत सारे तीमारदार खड़े थे, किसी ने कहा इसको चराता कराता दो, किसी ने कहा इसको वो फलां कड़वी दवाई दो, सारी कड़वी दवाइयाँ बता रहे थे। एक आदमी माकूल आदमी था, उसने कहा यार ये 2-3 दिन का भूखा है, इसको पतला सा हलवा बना के दो। तो वो फिर उसने आंखें खोली, उसने कहा उल्लू के पट्टो उसकी भी बात सुनो, वो क्या कह रहा है जी। तो ये है हमारा तरीका। हाँ जी सर, आप क़याम पाकिस्तान के बाद चौथी नस्ल जी, तो क्या अपने बुजुर्गों के काम से मुतमईन हैं? देखिए बात यह है कि हम ये आपने सही कहा कि हम पाकिस्तान बनने के बाद चौथी नस्ल से हमारा ताल्लुक़ है। आप यकीन कीजिए कि बुजुर्गों जैसा कदावर इंसान हमने नहीं देखा जो तारीख में हमने पढ़ा ना जी। हाँ। ये देखें, अगर हम बात सर सैयद से ना भी करें तो हम कायद आज़म और अल्लामा इकबाल से करना शुरू करेंगे, और फिर हम लियाकत अली खान और फिर सारे बुजुर्गों की बात करेंगे। इतने कदावर लोग, इतने बड़े लोग कि अगर हम अपना कद उनके साथ नापें तो हम बिल्कुल बोने। बिल्कुल। तो वो लोग उनकी बिल्कुल मुतमईन है जी, हम उन्होंने जो कुछ भी काम किया। आप देखिए ना, ये 2 कौमी नज़रिया जो उन्होंने दिया, ये ऐसा साहिब नज़रिया है कि कुरान करीम खोलें तो ये 2 कौमी नज़रिया उसमें नज़र आता है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, पूरा कुरान करीम 2 कौमी नज़रिया। तो इसको आज तक कोई काट नहीं सका, बल्कि इस पर मैं अब ये नज़रिया उन बुज़ुर्गों ने हमें दिया है। और फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तानियत दी हमें, वो ऐसी पाकिस्तानियत है कि जो ज़ाहिरी तौर पर भी हमें पाकिस्तान जो मिला वो बड़ा रोशन ख्याल एक मुल्क उन्होंने हमें दिया। और रूहानी तौर पर आप देख लें कि ये शब कद्र में ये जो है इसकी न्यो डाली अल्लाह ताला ने है। और शब कद्र के बारे में कुरान करीम में है कि ये सलामती की रात है और इसमें फरिश्ते जो है वो आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, तो उस सलामती की रात में ये आया है। तो ये सलामती ही सलामती है जी। सर, आपने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए और दे भी रहे हैं। बहुत से आपने तलबा व तालिबात को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया और बहुत, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस दर्स व तदरीस का? दर्स व तदरीस से पहले सिबा आपको मेरी जो अमली ज़िंदगी है सहाफ़त,
उसके बारे में पूछना चाहिए था। अच्छा। कि सहाफ़त का खारजार जो है वो ये मैंने चुना, तो ये मैंने क्यों चुना। अच्छा। तदरीस पर भी बात कर लेंगे। हाँ। तो ये जनाब सहाफ़त का खारजार जो है ये मेरे इनर सेल्फ में था। मैं अभी मैंने मैट्रिक जो है वो लालकुर्ती मेरी जन्मभूमि है। अच्छा। और वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और उसके बाद फिर मैं ये सरसियर डिग्री कॉलेज जो माल रोड पर है वहाँ से मैंने इंटर किया। अच्छा। और फिर मैंने गॉर्डन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। तो ये एक तजुर्बा बड़ा ज़बरदस्त रहा। अच्छा। तो उसी ज़माने में मैं अखबारात में मज़ामीन लिखने शुरू हो गया था और मेरा ताल्लुक़ एक अखबारों के दफ्तर में जाना और उस माहौल को देखना, और मुझे एक इंसेंटिव ये मिला कि अखबार नवीस बनना भी एक बड़ी अच्छी बात है और इससे भी इंसान जो है। तो मेरे इनर सेल्फ में ये था कि मैं या तो बनूंगा साफ़ी बनूंगा। अच्छा। और अखबार नवीस बनूंगा, या फिर मैं ये बनूंगा मदरस बन जाऊंगा। अच्छा। और टीचर बन जाऊंगा। और उसमें ये तखसीस नहीं थी कि मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा या कॉलेज में पढ़ाऊंगा या यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। तो ये जनाब दोनों चीज़ें मैंने अपने इनर सेल्फ से टिटोल कर मैंने इस पर वो शुरू कर दिया। जब मैंने अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उसमें मेरे वालिद साहब का ये कहना था कि तुम जो है वो करो, बैंक की नौकरी करो। अच्छा। और ये तुम्हारे लिए आसान होगी, इसलिए कि ये एक ऐसी नौकरी है कि जिसका जो है ना वो तुम्हें वो ज़्यादा तगदो नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने जनाब ये शुरू कर ली। अच्छा। ये शुरू नहीं की, बल्कि मैंने इस पर ज़हन बनाना शुरू किया। तो मेरा ज़हन बना नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो मेरे वाले साहब जो है वो अपने असर रसूख से मेरे सेकंड ऑफिसर का एक लेटर ले आए मेरे लिए, और उन्होंने कहा जी आप बैंक ज्वाइन कर लें। तो मैंने बैंक इसलिए नहीं ज्वाइन किया, मैंने उनको बताया कि मैं ये जो बेसिक है इसकी वो नोट होते हैं गिनने, है ना, काउंटिंग, तो वो मुझे आती नहीं है। अच्छा। और मुझे आप 100 की एक वो दे देना कॉपी। हाँ। वो नोटे की एक दफ़ा मैं 99 गिन दूंगा, दूसरी दफ़ा 101 गिन दूंगा। अच्छा। तो वो मतलब मैंने कहा ये बेसिक आती नहीं है मुझे, और मैं काउंटिंग का आदमी नहीं हूँ, इदादो शुमार का आदमी नहीं हूँ। तो फिर मैंने वो नहीं किया जी, जॉब नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहते हो, तुम देखो तुम डिसेबल हो, तुम क्या करना। मैंने कहा मैं सहाफ़त करना चाहता हूँ या तदरीस। उन्होंने कहा तदरीस ठीक है, सहाफ़त छोड़ो, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बहुत थ्रिलिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जनाब ये किया कि जनाब अल्लाह आपका भला करे, मैं ये तदरीस में आ गया। तो तदरीस मैंने थोड़ी बहुत की, उसके बाद फिर मैं नहीं रह सका। तो ये ग्लैमर था उस ज़माने में, ये सहाफ़त जो था ये ग्लैमर था, और तमाम नौजवान इसमें आना चाहते थे। तो मैंने जनाब ये ज्वाइन कर लिया जी। तो सहाफ़त पहले मैंने जंग से शुरू की, और जंग में थोड़ी देर काम करके फिर मैं नवाए वक्त में आ गया, और फिर मैंने 39 साल गुजार दिए नवाए वक्त में। और मैं सहाफ़त ऐसी जम के की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जुड़वा शहरों में मेरा नाम है, और मैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद का लाइफ मेंबर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके साथ साथ फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि मुझे तदरीस भी करनी चाहिए, इसमें फालतू टाइम भी था। तो मैं फिर तदरीस भी करने लग गया। पहले कॉलेजेस में पढ़ाता था, उसके बाद मैं विजिटिंग 2-3 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते, जिसमें ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो मैंने फिर इस ज़मन में मैंने कहा अगर मैंने पढ़ाना ही है तो फिर मुझे एमफिल भी करना चाहिए, मुझे पीएचडी भी करना चाहिए। तो मैंने इकबालियात में एमफिल कर लिया। इकबालियात में मुझे शगफ था। वो किस वजह से हुआ, आप ये सवाल मुझसे कर सकती हैं कि वो किस वजह से हुआ इकबालियात में, क्या कैसे। तो वो इकबालियात में मैं इसलिए गया कि मैं बचपन से मेरा फ़ारसी ज़बान से एक लगाव था, फ़ारसी ज़बान व अदब के साथ। तो हमारे मोहल्ले में एक मौलवी अब्दुल गनी साहब थे, वो गोल्डा शरीफ दरगाह से दरसगाह से वो फारुग तहसील थे। तो वो जनाब उनसे मैंने पहले कुरान करीम पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने फ़ारसी पढ़ी, अरबी ज़बान से मैं भाग गया, सच्ची बात है।
तो अरबी ज़बान से आपने फिर कम भाग गए? नहीं, वो फारसी मैंने बहुत सीखी। में वैसे ही बहुत ज़्यादा चाशनी और फिर मैं गॉर्डन कॉलेज, और मैंने उनसे जो फारसी सीखी वो उर्दू नाइज किस्म की फारसी थी ना। ये जो हमारे इधर हिंदुस्तान में जो फारसी बोली जाती थी, जिसमें बड़ी ये होती है, छोटी ये नहीं होती। तो फिर मैंने खाना फरंग ईरान से जो है ना ईरानी फारसी, जदीद फारसी सीखी। उसका एक मैं आपको छोटा सा उसकी डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ। सर आप वो जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत अहम बात होगी। और इंशाल्लाह फिर हम ब्रेक के बाद आके ये सुनते हैं, ठीक है? तो जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बहुत ही मजे की गुफ्तगू हो रही थी और बात हो रही थी फारसी पे, और सर आप हमें सुना रहे थे। हाँ, पर्शियन देखें, ये जो ज़बान है ना, ये सब कॉन्टिनेंट की एक इंटेलेक्चुअल ज़बान रही है, और इकबाल तक और इकबाल के बाद तक, और अब भी जो मादूद चंद लोग हैं वो फ़ारसी ज़बान को बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने भी देखा कि मैंने कहा बुज़ुर्ग हमारे सारे फ़ारसी में बात करते थे, वो लिखते भी फ़ारसी में थे, तो मुझे भी ये सीखनी चाहिए। तो मैंने मौलवी साहब से पहले वो जो कदीम लहजे वाली फ़ारसी है वो सीखी, और उसके बाद फिर मैंने खाना फरंग ईरान से मैंने जदीद फ़ारसी सीखी। तो अब मैं इसका एक आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ कि मसलन उसका हाफिज़ का शेर है कि दोष अज़। अब ये मैं आपको ना कदीम जो हमारी यहाँ की जो फ़ारसी थी ये सब कॉन्टिनेंट की, उसमें मैं आपको सुनाता हूँ शेर कि दोष अज़ मस्जिद सुए मैं खाना आमद पीर माँ, चीज़ याराने तरीक़त बाद अज़ीं तदबीर माँ। अच्छा, अब अगर इसको ईरानी लहजे में पढ़ें तो अब आप ज़रा वो सुनिए कि दूश आस मस्जिद सुई में खोनी ओमद फिर मो चीज़ यारोने तरीक़त बाद अज़ीं तदबीर माँ। हाँ जी, तो ये फिर अब देखिए ना, इसमें अब उनके यहाँ जो है ना, काफ जो है वो गैन है, बड़ी ये जो है वो छोटी ये है, तो वो इजाफत पढ़ते हैं, इजाफत मतलब ज़ेर पढ़ते हैं। तो सर सीखते हुए मुश्किल नहीं आई? नहीं, वो सीखते हुए बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, इसलिए कि 60% तो उर्दू के अल्फाज हैं उसमें सारे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। शौक पे भी डिपेंड करता है, अगर आपको शौक है तो आप सीख सकते हैं। ज़बानों का एक आपको इज़्न मिलता है अल्लाह की तरफ से ना, बिल्कुल, तो वो अगर है तो आप ज़बानें सीख सकते हैं जितनी मर्जी। सर अगर हम लोग ज़िंदगी की बात करें तो मैं ये बता रहा था आपको कि मैंने तुर्की ज़बान भी सीखी। फिर मैंने महसूस किया कि मैं तुर्कुन नस्ल हूँ, और हमारे बुजुर्ग जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, तो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, ये जो निमल है ना, ये पहले इंस्टीट्यूट था, उस वक्त डॉक्टर लईक बाबरी इसके डायरेक्टर थे, तो मैंने उस ज़माने में वहाँ से तुर्की ज़बान में भी डिप्लोमा किया। हाँ जी। तो सर अगर ज़िंदगी की बात करें तो आप ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं? देखिए, ज़िंदगी जो है ना, इसका तसव्वुर जो है वो मैन टू मैन मुख्तलिफ है कि बाज़ लोग जो है वो बस ज़िंदगी इसी तरह गुजारते हैं जैसे गुजर रही है। हाँ। मसलन आप किसी से पूछते हैं ना, तो वो यही कहता है जी कि ज़िंदगी, आप उससे पूछते हैं कि कैसी गुजर रही है, तो वो कहता है बस गुजर रही है, बस गुजारा कर रहे हैं। गुजर। अच्छा, इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि उसके ज़िंदगी में कोई अज़ाइम नहीं, और ज़िंदगी में उसके कोई मंसूबे नहीं है, और ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको वो हासिल करना चाहता है। एक तो ये आदमी है। दूसरे से आप पूछते तो वो कहता है हाँ जी, वो मैं फ़लाँ काम मैंने कर लिया है, फ़लाँ काम मैं करना चाहता हूँ, और फ़लाँ काम जो है उसकी तरफ मैं लपक कर जाना चाहता हूँ, और अल्लाह से मोहलत मांग रहा हूँ कि सारे काम हो जाएं। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास ज़िंदगी के एम्स हैं, उसके पास ज़िंदगी का गुजारने के जो है ना टूल्स हैं, हाँ। और वो उस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और एक और आदमी है जी, वो मादी ज़हन रखता है, तो उससे आप पूछेंगे जी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, तो वो कहेगा हाँ जी, वो फ़लाँ बिजनेसमैन मैंने पैसे लगाए थे, वो मिल गए हैं, और वो उससे ज़्यादा मिल गए हैं, और उसके बाद मैं अब ये करना चाहता हूँ, ये मंसूबा है मेरा। तो वो सारे अपने मादी, हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी फ़कीर से आप पूछेंगे, फ़कीर का मतलब वो फ़कीर नहीं जो गदागर होता है, किसी मिस्टिक से आप पूछेंगे, हैं जी, किसी सूफ़ी से आप पूछेंगे,
तो वो फिर वो बताएगा आपको कि क्या ज़िंदगी है। वो कहेगा ज़िंदगी जो है वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने का नाम है और अल्लाह के साथ लगाव का नाम है। तो मेरे पास वक्त बहुत कम है जी, और मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मुझे करने दें, मुझे मेरे साथ ज़्यादा गुफ्तगू भी ना करें। हाँ जी। एक बुजुर्ग थे, वो सत्तू फांकते थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप सत्तू क्यों फांकते हैं? तो उन्होंने कहा जनाब मैं सत्तू इसलिए फांकता हूँ कि अगर रोटी खाऊं तो बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो मैं उतनी देर में इतनी दफ़ा अल्लाह का जिक्र कर लेता। तो ये मैन टू मैन मुख्तलिफ ये है, लेकिन असल ज़िंदगी वही है जी। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, ये रूमी ने कहा जी। बिल्कुल सही। सर आगे बात करें मोहब्बत की, तो आपके नज़दीक मोहब्बत क्या शे? मोहब्बत देखिए, बात यह है कि ये जो अगर इसको साइंसी नुक्ता नज़र से देखें ना, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक वो कशिश सकल है जी। अच्छा। और साइंस वाले कहते हैं कि हर चीज़ दूसरे को अपनी तरफ जज्ब कर रही है। हाँ। हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। अच्छा, ये इंसानों में भी है, इंसानों के अंदर भी है और हर चीज़ के अंदर है। मसलन आप एक बहुत खूबसूरत घर देखती हैं तो वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है, फिर घर जाके वो तस्वर में लाती हैं, फिर आप ये सोचती हैं कि मेरा भी घर ऐसा हो, है। तो ये इंसानों के अंदर भी ये है। मोहब्बत का सरसरी जो मतलब है वो है लगाओ, लगाओ। और लगाओ जो है वो अगर ईसार के साथ डेवलप हो जाए और वो परवान चढ़ जाए, ईसार होता है जी, इसको कुरान करीम ने एहसान कहा है। एहसान, ईसार होता है अपनी तमाम इगराज छोड़कर दूसरे के लिए कुर्बानी देने को ईसार कहते हैं। और एहसान इससे भी बड़ा लफ्ज़ है, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने माँ बाप की जो खिदमत का वो इंसेंटिव दिया ना, तो वो ये है कि वबिल वालिदैन एहसाना। एहसान का लफ्ज़ हर जगह है। तो एहसान क्या है जी कि 2 गिलास पानी आए ना, तो आपने एक मुझे दे दिया, खुद पी लिया, तो आपने मेरे साथ नेकी की, आपने मेरे साथ अच्छाई की। लेकिन एक ही गिलास आया, आपको मुझसे ज़्यादा प्यास लगी थी, आपने खुद नहीं पिया, मुझे दे दिया, तो आपने मुझ पर एहसान किया। तो ये अगर इसमें ये चीज़ आ जाए ना मोहब्बत में, तो फिर वो मोहब्बत जो है वो आगे अल्टीमेटली जाकर इश्क का वो रवैया अख्तियार कर लेती है। जैसे कि वो जो जैसे कि लैला मजनू आप देख लें, हाँ। ये राइटली उसी दौर में हुए हैं जिस ज़माने में वाक़या करबला हुआ है। हाँ। तो ये जनाब वो मजनू एक जगह ज़मीन पर लकीरें लगा रहा था, तो किसी ने पूछा कि दीवाने क्या कर रहे हो? तो उसने कहा गुफ्त। उसने कहा मशके नामे लैला मी कुनम खातरे खुदरा तसल्ली मी दहम। मैं लैला के नाम की मशक कर रहा हूँ और अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ। हाँ। तो ये फिर ये बतदरीज है सारा मामला, ठीक है जी। हाँ, मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जिससे हो जाए आपको, तो वो आप उसकी तरफ से नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ। आप उसकी तरफ से कोई आपको वो मिले कोई तकलीफ हो तो वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और इश्क तो इससे भी ज़्यादा है। हाँ। इश्क तो इससे भी ज़्यादा है कि इश्क के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। हाँ। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। और इश्क के बारे में जो हतमी बात है वो रूमी ने कही है कि शादबाद ए इश्क खुश सौदाए माँ ए तबीबे जुमला इल्लत हाय माँ, कि ए इश्क तू सलामत रहे कि तू मेरी तमाम बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आगे बात करें ज़िंदगी की। हमारी ज़िंदगियों में मज़ा भी होता है, तंज़ भी होता है, मोहब्बत भी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो है वो सियासत है। सियासत, पॉलिटिक्स आजकल हमारे यहाँ बहुत पीक पर है और हर जगह हम लोग जो है वो कोई पार्टीज़ बन चुकी हैं। पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग डाउन जा रहे हैं। असेंबली में कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, इस हवाले से भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर वापस आके आप इसका जवाब दीजिएगा। तो जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। तो
तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बात हो रही थी सियासत की और हम सर से ये सवाल करेंगे कि सर अगर आपको मौका मिले तो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिल वक्त कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहूँगा। क्यों? सियासी पार्टी की बात कर रही है ना? जी सियासी। नहीं करना चाहूँगा। बिलावल भुट्टो से किस हद तक इम्प्रेस हैं आप? मैं बिलावल भुट्टो से इम्प्रेस बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। मैं ना उनके वालिद साहब से इम्प्रेस हूँ, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इम्प्रेस हूँ। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स था कि जो बोल्ड एक्सपेरिमेंट करता था। हाँ। बोल्ड एक्सपेरिमेंट, वैसा ये बोल्ड एक्सपेरिमेंट मैंने आज तक किसी को नहीं देखा करते हुए। बिलावल भुट्टो की उर्दू के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये जो उर्दू हम बोलते हैं ना, हाँ। ये अंग्रेज़ी की बिगड़ी हुई कोई शक्ल हम बोलते हैं जी। और इसके बारे में इकबाल ने एक बात कही थी अहले यूरोप को मुखातब करते हुए। अच्छा। उन्होंने कहा था कि जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। वो देखे ना, वो जो मादियत की तरफ ले जा रहे थे ना इंसानियत को, तो उस पर उन्होंने रायज़नी की थी कि ऐसा ना करो। इसको रूहानियत से भी एक वो ताल्लुक, ये सारे इन सब की तालीम और तरबियत वहाँ हुई है। इनके यहाँ मशरकियत कोई नहीं है, इनके यहाँ जो है वो नहीं है, कोई रूहानियत कोई नहीं है, कोई रूहानी बात करते ही नहीं है कभी भी। तो फिर इनकी ज़बान भी वही है बिगड़ी हुई। और असल में ज़बान बिगाड़ने में ज़्यादा हमारा मीडिया का रोल है। हमारे जो एंकर पर्सन है वो कभी लेकिन को लेकिन नहीं कहते, बट ही कहते हैं। अच्छा। हाँ। तो अब देखिए ना, इतना आसान लफ्ज़ है कि इतना अच्छा खूबसूरत लफ्ज़ है कि मगर लेकिन कह लें तो बट क्यों कहते हैं? बट क्यों कहते हैं? तो उर्दू को उर्दू रहना चाहिए ना। देखिए ना, आप अपने मुंह में ज़बान रखें तो वो उर्दू ज़बान रखें, ना कि उर्दू की कोई बिगड़ी हुई अंग्रेज़ी की तरफ जाती हुई कोई शक्ल रख लें। लोग मुज़क्कर मोनस को भी मुज़क्कर को मोनस और मोनस को मुज़क्कर और इस तरह कर देते हैं। देखिए, ये जो हमारे यहाँ ये सिलसिला है कि जो हमारे बहुत सारी इलाकाई ज़बानें बोलने वाले जो है ना, उनके यहाँ मुज़क्कर मोनस का मसला है। जब उर्दू में दखील होते हैं, उर्दू सीखते हैं, उर्दू ज़बान पढ़ते हैं, तो उनका ये मसला होता है। तज़कीर व तानीस का भी होता है, वाहिद जमा का भी होता है। और मैं चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा हूँ, बहुत सारे मैंने शुमाली इलाकों के बच्चों को पढ़ाया और बच्चियों को पढ़ाया, और बहुत सारे मैंने खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों बहुत लायक होते हैं, लेकिन तज़कीर व तानीस का मसला होता है। मैं हमेशा वो कहता हूँ कि ये डालडा का डब्बी कहेंगे और माचिस का डब्बा कहेंगे, तो इस तरह से, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये अंग्रेज़ी में भी है ना ये मामला। तो इस तरीके से ये जो बहुत सारी बातें इस तरह से चलती रहती हैं। जी सर, आपने किताब लिखी रोज़न रोज़न दस्तक, तो इस किताब को आप किस तरह देखते हैं? मतलब कि आपने शायरी की किताब है या नस्र की किताब है, और इस किताब में से आप हमारे साथ चूँकि लेकर भी आए हैं अपने साथ, कुछ हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें तो? जी, पहले तो इस किताब के बारे में ये बताऊँगा कि ये मैंने उस ज़माने में अदब में एक बिद्दत की थी। अच्छा। हाँ, आप देखें ना, ये बिद्दत का लफ्ज़ जो है ना, ये हज़म नहीं होता इसमें अगर आप इसको मजहबी हवाले से बोलें। हाँ। लेकिन अदब में ये स्पेशलिटी है। अच्छा। कि अगर आप बिद्दत करते हैं, इन्हिराफ करते हैं, जी डेविएशन करते हैं, तो ये ना प्रोज है और ना ही ये पोइट्री है। ये इन द बिटवीन है कोई चीज़। इसके बारे में सैयद ज़मीर जाफरी ने ये कहा था कि ज़ाहिद चुगताई ने ये किताब उर्दू नसर और शायरी के वागा बॉर्डर पर बैठकर लिखी है। ये उन्होंने ये जुमला उनका उस ज़माने में मशहूर हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने इसका दूसरा एडिशन भी मैं छुपवाना चाहता था, लेकिन वो छपा नहीं। अच्छा। तो ये मैं कुछ इसमें से पढ़कर आपको सुना देता हूँ। तो ये जनाब, इसका फ्लैब लिखा है डॉक्टर वज़ीर आगा ने। अच्छा। और प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल शमीम। अच्छा। ये गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे उस्ताद थे। अच्छा। और फिर डॉक्टर रशीद निसार ने इसका फ्लैब लिखा था, और फिर कर्नल गुलाम सरवर ने भी इसका फ्लैब लिखा था। तो इसमें जनाब देख लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ और वो कर सकता हूँ। ये देखिए, मिसाल के तौर पर इसमें ये दूसरा टॉपिक है दुआ।
दुआ। तो ऐ खुदा, मैं झूठ के ऐवानों में किस्म के हवालों से रोशनी का ताक़ुब करते करते अंधेरों के सीने में उतर चुका हूँ। मेरे खुदा, मुझे रोशनी अता कर कि तू जुगनुओं का खुदा भी तो है। अच्छा, अब इसी तरह ये ज़िक्र रसूल एक इसमें टॉपिक है। मेरी वफ़ा, मेरी अना की आजिज़ी, मेरे एहसास, मेरे जज्बों की सरगोशियाँ तेरे नाम की अज़मतों का एतराफ़ करती हैं। मेरी ज़बान, मेरा कलम, मेरी सना तेरा वस्फ़ कैसे बयान करे कि तू अज़ीम तर है। तेरे नाम का मर्तबा, तेरे ज़िक्र का सिलसिला उरूज की इंतहा से भी मावरा है। मैं एक मजबूर, बेकस, गुनाहगार उम्मती तेरे नाम की रिफ़तों का शुमार कैसे करूं, किस मुंह से करूं। ज़बरदस्त। तो इस तरह से और भी, हाँ जी, ये इसी तरह की मसलन एक मैं और आपको इसमें ये खिज़र की नसीहत है, ये खिज़र की नसीहत। तो दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा गया कौन है। आवाज़ आई, मुसाफिर हूँ। साथ कौन है? जवाब आया, इसकी दिन की रोशनी। जवाब आया, दिन की रोशनी और रात का अंधेरा हम फ़कीरों के साथ होता है, हम फ़कीरों के साथ होता है। फिर पूछा गया कहाँ से आए हो, मुद्दा क्या है। आवाज़ आई, जिस्म पर पड़ी गर्द बता देगी कब से सफ़र में हूँ और कहीं से भी नहीं आया, भेजा गया हूँ। लामुतनाही सफ़र है, मंजिलें बहुत दूर हैं। दरवाज़ा खोलो, मैं खिज़र हूँ, भूले भटकों को राह दिखाने वाला। मेरे संग आओ, तुम्हें भी सफ़र पर ले चलूँ। अपने रब को सारी खुदाई में ढूंढना सीखो। आओ मेरे साथ सफ़र पर निकलो, वरना इस अंधेरी कोठरी में तस्बीह के दानों का शुमार तुम्हें कुछ भी ना देगा। बिल्कुल ऐसा ही। ये वो खानगाह का एक होता है ना, वो मिस्टिक। हाँ सर, बहुत खूबसूरत आपने लिखा है और इंशाल्लाह मैं ये किताब भी पढ़ूंगी बहुत जल्द। और दूसरा ये कि हमने बहुत कुछ आपसे सीखा, बहुत से सवालों के जवाब दिए और मुझे बहुत से कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपके भी क्लियर हुए होंगे इस प्लेटफॉर्म से। सर, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक चीज़ को आपने सिलेक्ट करना होता है। जैसे अब मैं आपसे पहला, आप रेडी हैं, सवाल करूँ कि मोहब्बत या दोस्ती? जल्दी जल्दी बताइए। मोहब्बत में ही दोस्ती है। अच्छा, हाँ, मोहब्बत अगर किसी से कर लेंगे तो दोस्ती भी हो जाएगी। हुस्न या इखलाक? हुस्न नहीं बल्कि इखलाक, क्योंकि इखलाक के अंदर एक हुस्न का तस्वुर भी मौजूद है। नूरजहां या लता जी? नूरजहां जी। नूरजहां जी। मोमिन या मीर तकी मीर? मीर तकी मीर। इमरान खान या नवाज शरीफ? दोनों नहीं। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सर, एक लफ्ज़ है जो मैं बोलूँगी और आपके माइंड में जो भी आता है उस लफ्ज़ को लेके वो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे। अदब। जो है वो इंसानी करीना और सलीका सीखने का एक हुनर है। जिंदगी जो है ये एक ऐसी खूबसूरती का नाम है कि जिसको आप अपने ऊपर मुंतबिक कर लेते हैं। हाँ, बहार इंसान को वलवला देती है जी, जोश जज्बा, उम्मीद। उर्दू ज़बान आपके मुंह के अंदर है, अगर आप उससे इस्तिफादा करना चाहें तो 1 सेकंड में कर सकते हैं। बिल्कुल। हुस्न जो है वो ये हुस्न परस्ती और ये हुस्न जो है ये बुनियादी तौर पर आपके देखने का सलीका, ये आपकी आंख के अंदर है। बिल्कुल। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ ए पर्सन। हाँ। आसमान एक वसत का नाम है। दरवाज़ा जो है वो दिन में कई दफ़ा आप खोलती हैं, कई दफ़ा बंद भी करते हैं, खोलते भी हैं। आंसू बुनियादी तौर पर उस रिक्कत का नाम है कि जो आपको बहुत कुछ देती है, आपसे लेती कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। माँ जो है वो ज़मीन पर एक इस्तिहारा उतरा है हुस्न का, मुरव्वत का, मोहब्बत का। किसी से मैंने यही पूछा था अपने प्रोग्राम में ही माँ का, तो उसने ये जवाब दिया और बहुत खूबसूरत जवाब था कि माँ ज़मीन का खुदा है, ज़मीन पर खुदा है। नहीं, खुदा नहीं कहना चाहिए। हाँ। क्योंकि खुदा तो एक ही है। ये तो है, उसमें खुदा एक ही है
और माँ जो है वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक इनाम है। बिल्कुल ऐसे। दोस्ती दोस्ती जो फारसी में कहते हैं कि दोस्त आन बाशद कि गिरत दस्त दर दस्ते दोस्त दर हौले पशेमानियों दर मौंदगी। मैं इसका तर्जुमा कर देता कि दोस्त वो है कि जो आपको तकलीफ़ में, मुश्किलात में गिरा हुआ देखे तो आपकी दिलजोई के लिए आ जाए। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। स्कूल मादर इल्मी है जहाँ से पहले आप तख्ती लिखना सीखते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी वो फोरम है कि जहाँ पर आप अपने तसव्वुरात को और आप अपने इल्मी उपज को संवारते हैं। सर आखिरी सवाल है, फिर मैं एक और लफ्ज़ बोलूँगी और आपके माइंड में जो आए वो जवाब देंगे कि चाय किस हद तक आपको पसंद है? बहुत ज़्यादा शौकीन हैं या बस कभी कभी पी लेते हैं? चाय की तलब इंसान के अंदर से आती है, जिस वक्त आ जाए तो आप पी लें। हाँ, जिस टाइम ना आए उस टाइम नहीं पिएंगे। अच्छा, आखिरी मेरा लफ्ज़ है टी टाइम तो सीबा मिर्ज़ा के साथ है। बिल्कुल ऐसा तो सीबा मिर्ज़ा मेरे सामने बैठी हैं, सवालात कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो सर बहुत शुक्रिया। आखिर में हम जाते जाते आपसे खूबसूरत सी शायरी सुनेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम का एंड करेंगे। शायरी मैंने कोई 1-2 साल से बिल्कुल छोड़ दी हुई है। मैं नसर में ज़्यादा दखील हूँ और मैं तहकीक में, रिसर्च में ज़्यादा काम। नसर नहीं, मैं आपको शायरी सुना देता हूँ। लेकिन एक पुरानी मेरी एक गज़ल है कि घर से निकले देर हुई है घर को लौट चलें। अच्छा। घर से निकले देर हुई है घर को लौट चलें, गूंगी राहें धूप कड़ी है घर को लौट चलें, और दूर से तेरे मीत आए हैं तुझसे रीत निभाने, रोज़न पे जंजीर पड़ी है घर को लौट चले। ज़बरदस्त। और बस्ती बस्ती चर्चा जिनका सुनते सुनते आए, शहर में आकर बात खुली है घर को लौट चले। और भी इसके शेर हैं, लेकिन मैं इसका मक्ता आपको सुना देता हूँ कि कल चुगताई हम वहशी थे आज भी हैं दीवाने, कब से अपनी आस लगी है घर को लौट चलें। तो जी हाँ नाज़रीन, हम भी लौटते हैं और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी के साथ नाज़रीन बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत मज़ा आया आज के प्रोग्राम में। मुझे सीबा इजाज़ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में फिर नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।